हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यूपी टेट के जो आपका ईवीएस का सब्जेक्ट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और ईवीएस में हम लगभग 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और वो क्वेश्चन कैसे हैं आप खुद देखेंगे, आप खुद समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से सेलेक्टेड है और किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही तत्परता से लगे हुए होंगे। और पहली और आखिरी बात ये कि बीच में न टोकना पड़े, इसलिए मैं आपको कह देती हूँ कि यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो चैनल पे सारी वीडियोस जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हेल्पफुल लगती है वीडियोस को शेयर भी करें। चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सेंचुअरी है, ठीक है, सेंचुअरी, ठीक है। इस तरह से सेंचुरी वो सेंचुरी नहीं जो ईयर वाला होता है, उसको मत समझिएगा आप। तो मुदुमलाई वन्य प्राणी कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो केरल में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तुरंत, तो जो आपका पहले का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, मधुमलाई में है। कभी कभी आपको कर्नाटक में भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सही ऑप्शन जो हो जाता है आपका तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं केरल, जो ऑप्शन बचे हैं उनके जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य अभ्यारण्य हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे केरल की बात करी जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। इसी में आता है आपका नेयर, नेयर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कर्नाटक की बात करी जाए तो यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, बांदीपुर, ठीक है। फिर मुमुमलाई नेशनल पार्क है एक, उसी तरह बन्नरघट्टा है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये याद रखिएगा, बांदीपुर बन्नरघट्टा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जैसे गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान हुआ, मन्नार मरीन नेशनल पार्क हुआ, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हुआ, ठीक है। अन्ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अन्नामलाई याद रखिएगा, ठीक है ना। और मन्नार मरीन नेशनल पार्क भी पूछा जाता है तमिलनाडु में। एक आपने ऑप्शन देख लिया क्वेश्चन में, ये हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में आपका जैसे वेंकटेश्वर मंदिर है, ठीक है, उसी तरह से वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है। पापिकोडालू राष्ट्रीय उद्यान है, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, बहुत सारा है, तो आप लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को कर लेते इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित राज्यों में से एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, इसके मतलब पूछा जा रहा है इन ऑप्शन के हिसाब से। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो दूसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरे का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, वो जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहीं पे प्रतिशतता के आधार पर वन वन का भी सर्वाधिक उपयोग यहाँ पे है, सर्वाधिक वन है प्रतिशतता के आधार पर। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जल की अशुद्धियों को घोल देता है, अनुवर अनुर्वर कारक है, उप उपचायक है, अपचायक है, ठीक है। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए, तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ये क्या है? उपचायक है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए। ये दो क्वेश्चन आपको मिल गया। पेयजल को शुद्ध करने के लिए कौन से किस पदार्थ का यूज़ किया जाता है? तो पोटेशियम मैग्नेट, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है आपका, और यहाँ तो आपको मिल गया ही, ठीक है। आगे देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा जो यूपी टेट में पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, लैंड माइन, सागर तट। तो ओजोन क्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसकी शुरुआत कब हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें लगभग 5 से 6 देश मिले हैं, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1987 से हुई है, कनाडा से। मॉन्ट्रियल मतलब कनाडा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल पे ही इसकी 15 सितंबर 1987 से इसकी शुरुआत हुई। इसमें 5 लगभग देश शामिल हुए थे 1987 में, ठीक है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ओजोन क्षय सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए बात कही गई है। निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन से, ठीक है। तो सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की जो हम बात कर लेते हैं, इसके प्रति लाइकेन बहुत संवेदनशील
सील है। पेंट उद्योग मतलब पेंटिंग जो लोग करते हैं, पेंट उद्योग के श्रमिकों जो उस पे काम करने वाले हैं लोग, उन लोगों में निम्नलिखित जोखिम में से किस एक का सामना करना पड़ता है? निकेल प्रदूषण, कैडमियम, स्ट्रांसियम प्रदूषण या सीसा प्रदूषण। तो छठवें का सही ऑप्शन की बात करी जाए तो छठे का सही हो जाता है आपका चौथा वाला सही हो जाता है, सीसा प्रदूषण की जो है यहाँ पे संभावना होती है। सीसा प्रदूषण का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। और आपको पता है कैडमियम और निकेल से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में कल हम सभी लोग बात किए थे, जिसमें ऑप्शन था नाइट्रेट, जिसमें हमने देखा था ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाता है बच्चों को, उनका शरीर नीला हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन वहाँ पे बात किए हुए हैं। अगर आपने जाके वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके चैनल पर उसको विजिट करें, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। छठा है बालकोद्भिद किस प्रकार पर उगने वाले पौधे हैं? जो चट्टानों पर, बजरी तथा रेत में, बेकार सख्त भूमि में, जलीय परिस्थिति में। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए बालकोद्भिद मतलब बालू में उगने वाले जो पौधे होंगे उन्हें वो क्या होंगे, बजरी या रेत में जो उगेंगे उन्हें क्या कहेंगे, बालकोद्भिद। उसी तरह लवणोद्भिद होता है जो लवण में, खारे पानी में या जहाँ खारा जो भूमि होती है वहाँ पे जो उगते हैं वो लवणोद्भिद हो जाते हैं। इसी तरह से आपका लिथोफाइट कहा जाता है किसको, जो चट्टानों में होते हैं, ठीक है, लिथोफाइट कहा जाता है जो चट्टानों या उनके दरारों में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनको लिथोफाइट कह दिया जाता है। जलोद्भिद कहा जाता है जो जल में उगते हैं, जलीय परिस्थिति में उगते हैं, ठीक है। और आपका जो है मरुद्भिद जो शुष्क स्थानों पर, ठीक है, सख्त भूमि या शुष्क स्थानों पर होते हैं, वहाँ पे उन्हें क्या कहा जाता है, मरुद्भिद कहा जाता है। आगे देखते हैं छठा अच्छा 2 बार हो गया था, अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं कि शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? सासनगीर सेंचुरी में, रणथंभौर में, दाचिंगम नेशनल पार्क, केवला देवघाना सेंचुरी में। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए सातवें का, तो सातवें का सही ऑप्शन हो जाएगा केवला देवघाना सेंचुरी। ये कहाँ पर है इसको बताना नहीं, आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ का है, राजस्थान का है। और आपका रणथंभौर भी कहाँ है, राजस्थान का ही है, ठीक है। राजस्थान में जो है सरिस्का जो है राजस्थान का सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सरिस्का हो जाता है, राजस्थान का, पूरे भारत का नहीं, ठीक है। दाचिंगम की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क है। बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। आगे देख लेते हैं राजीव गांधी उद्यान राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, मतलब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में, कर्नाटक में। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए आठवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। अब हम लोगों ने देख भी लिया कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे हम लोगों ने बात कर लिया केवला देव है, सरिस्का है, रणथंभौर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें चीज़ें मिल जाएंगी। कर्नाटक में भी हम लोगों ने बात की बांदीपुर, ठीक है ना, और बनरघट्टा, इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, तो आप इनको याद रखिएगा। किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखे जाते। कब तक नहीं देखे जाते? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या 50 वर्ष से। जब इतने वर्षों से नहीं देखे जाएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ ये जो जीव है, ये जो पक्षियाँ हैं या जो पशु है वो विलुप्ति के कगार पे हैं। तो 9वें का जो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 वर्ष से हमें अगर ये लगे कि ये पक्षियाँ, ये जंतु या ये जो जानवर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो विलुप्ति के कगार पे है या वो विलुप्त हो चुका है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब 40 वर्षों तक उसकी निगरानी करेंगे तब। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? वृंदावन में, नंदन कानन में, मानस वन में, सुंदरवन में। तो 10वें का सही आंसर की बात करें जाए सीधे तो आपका सुंदरवन सही हो जाएगा। और ये बताइए सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, उस राज्य का नाम भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। और सुंदरवन में की क्या खासियत है वो जरूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो जाके सर्च करिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बुक से सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं या किसी भी प्रकार से अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अचीव कर पाएंगे अपने नॉलेज को, ठीक है। देखते हैं डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यात लब्ध व्यक्तित्व थे, ठीक है, किसके लिए वो बहुत ही विख्यात थे? हाथी विशेषज्ञ के लिए या विशेषज्ञ थे, बाघ विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ या वन्य प्राणी विशेषज्ञ थे? तो 11वें का सही ऑप्शन की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षी विशेषज्ञ थे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। मैं आंसर बताने जा रही थी, लेकिन आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है?
जो पर्यावरण को नहीं चाहिए, जो पर्यावरण को दूषित कर सकता है, वो अवांछनीय परिवर्तन हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? पारितंत्र संकट होगा, पारिस्थितिकी संकट होगा, जैव विलुप्ति संकट होगा या जैव संकट होगा। तो देखिए, सारे संकट ये हो सकते हैं क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इन ऑप्शंस को में आपको डिफरेंस करना है, अंतर करना है कि अवांछनीय परिवर्तन करने से सबसे ज़्यादा किस चीज़ में संकट होगी, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो 12 का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही होगा। पारिस्थितिकी में सभी आ जाएंगे ना, जैव उस घटक भी आ जाते हैं, पारितंत्र भी आ जाता है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि विश्व के किस बायोम में प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड मंडल की उपमा प्राप्त है, किसको? ठीक है, शीतोष्ण घास बायोम को, उष्णकटिबंधीय घास बायोम को, रूम सागरीय बायोम को या टैगा बायोम को। तो टुंड्रा और टैगा प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको पता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे शीतोष्ण घास मैदान में किस प्रकार के पौधे या जंतु पाए जाएंगे, कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में किस प्रकार के जो है आपके पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इनको आप अपने से खुद सर्च करिए, लिखिए पूरी तरह से, एक पेज का नोट बनाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आपको ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ यूपी टेट ही क्लियरिफाई करके क्लियर करके बैठना है, आपको सीटेट के लिए भी तो, स्टेट के लिए भी तो आपको तैयारी करना है, तो पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। ऐसा पढ़ें कि आपके यूपी टेट के साथ साथ आपको सुपर टेट की भी तैयारी होती रहे, और DSSS भी जो आ रहा है उसमें भी आप अच्छा योगदान कर पाएंगे अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो। 13वें का सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शीतोष्ण, जहाँ न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडी हो, उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास बायोम या शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, यहीं पे जो है उसको उपमा दी गई है अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के। छोटा नागपुर के जंगल हैं पतझड़ व सवाना, सदाबहारी एवं स्टेपी, पतझड़ व स्टेपी। तो हम लोगों ने बात करी थी स्टेपी, हम लोगों ने कल अभी बात कर ली थी कि अर्जेंटीना में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऐसे 5-10 हम लोगों ने 5 आई थिंक हम लोगों ने बात करी थी। तो स्टेपी कहाँ कहा जाता है? एशिया के जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है या स्टेपी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखेंगे छोटा नागपुर के जो जंगल हैं उनको क्या कहा जाता है। 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, पतझड़ व सवाना। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन जो दिया है या क्वेश्चन जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताएं उसका आंसर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, कम वन क्षेत्र है? ठीक है, सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल। तो चारों में से अगर हम तुलना करेंगे तो हम ये पाएंगे कि 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, हरियाणा में वन की जो मात्रा है इन तीनों जो राज्यों से कम है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, रेंडियार किस बायोम का जंतु है? ये जंतु है एक प्रकार का। ठीक है, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, रूप सागर बायोम या शीतोष्ण कटिबंध। तो 16 के सही आंसर की बात करी जाए पहला आपका सही हो जाएगा टुंड्रा बायोम। ठीक है, गोरखपुर में मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला भाग है। आगरा होकर, जैसे गोरखपुर हमें जाना है तो मुंबई की रेल यात्रा करते समय हम किस तरफ से जाएंगे तो हमें जल्दी पहुंचाएगी ट्रेन। ठीक है, आगरा होकर, इलाहाबाद होकर, झांसी होकर या दिल्ली होकर। तो 17 के सही आंसर की बात करी जाए तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, झांसी होकर अगर हम जाते हैं तो हम गोरखपुर आराम से मुंबई की न्यूनतम दूरी है, मतलब कम से कम समय में हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन हल करें तो उनके क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन हल करने का मतलब ये नहीं कि मैथ के ही क्वेश्चन हल करे जाते हैं, इस टाइम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके चूज कर रहे हैं, जिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उनमें हमें तर्क ही करना होता है। तो पहले क्वेश्चन आराम से पढ़े, चाहे वो CDP हो या पेडागोगी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद अब ऑप्शन को पढ़ें और ध्यान से उस पर अमल करें, तब जाके आंसर लगाए। कोई जल्दी नहीं होती, मुझे लगता है कि जो समय होता है हमारा सीटेट और यूपी टेट के लिए वो बहुत ही ठीक होता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आप उससे ही कम समय में अपनी जो है एग्ज़ाम के टाइम में अपना कर सकते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो भारतीय प्रायद्वीप उसे कहते हैं, आपको पता है। भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब स्थल वाला भाग छोड़ के अगर हम यहाँ से बात करें तो ये आपका प्रायद्वीपीय भाग हो जाता है। यहाँ की बात हो रही जिसे हम दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या कहेंगे? ये दक्षिण भारत कहेंगे कि नहीं? यहाँ पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो ये दक्षिण ही होगा। तो दक्षिण भारत या जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 18वें के सही आंसर की बात करें तो गोदावरी नदी हो जाती है सबसे सही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की कुछ
कुछ खासियत होती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक एक नंबर जो है कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं समझाना है आपको। ये कहाँ से निकलती है? त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, त्रयंबक पहाड़ी से, ठीक है ना। और ब्रह्मगिरी से जो है कौन से निकलती है उसकी बात कर लेते हैं, या कहाँ कहाँ से, और ऑप्शन जो है जैसे कावेरी की बात कर लेते हैं। तो कावेरी जो है ये आपका कर्नाटक से उत्तरी तमिलनाडु में, कर्नाटक से उत्तरी तमिलनाडु के बीच ये बहती है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। और कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? कावेरी नदी की बात हो रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजन इसको माना जाता है कि जो उत्तर भारत है, जैसे ये जो उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत जो है, इसका विभाजन करती है जो आपकी नर्मदा नदी, इसको विभाजक माना जाता है। कुछ स्रोतों से हमेशा ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है, कुछ बुक्स में है तो मैंने आपको बताना संभव समझा। और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? ये अरब सागर में है, खंभात की साड़ी, साड़ी नहीं भैया, खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका मतलब कि अरब सागर में जाके गिरती है, क्योंकि खंभात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में है, ठीक है ना। और ये अमरकंटक पठार से निकलती है जो आपकी नर्मदा नदी है। कृष्णा नदी की बात करी जाए तो ये भी आपकी एक दक्षिण भारत की जो है नदी है, और ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी बात कर ली जाए तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है। और ये रही 18 क्वेश्चन का। आई थिंक आपको समझ में, उसका आंसर आपको पता हो गया होगा, मैंने बता दिया था, गोदावरी ऑप्शन सही है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, ठीक है। भारत में हम अपनी मत रख सकते हैं, मताधिकार करने का। और निर्वाचित होने का क्या अधिकार है? क्या है? संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको पता है कि होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखी हुई अधिकारें हैं ये, कि हम अपनी मत रखने में, चाहे वो मताधिकार मतलब कि वोट देने के लिए, ये हम निर्वाचित हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधित है 115वें संविधान संशोधन से, 121वें संविधान संशोधन से, 123वें या 119वें संविधान संशोधन से। तो 20 के सही आंसर की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इन संविधान के संशोधन के बारे में हम बात करेंगे जब हम सुपर हिट के एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, या DSSB के बारे में हम जब तैयारी करेंगे, तो उसमें हम पूरे संविधान के सारे आर्टिकल्स को जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से आते रहे हैं अब तक, उन के बारे में बात करेंगे, संशोधन पे भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, शुरू से अंत तक हम आपका साथ देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपकी जो है सफल होने की गारंटी लेते हैं, अगर आप मेहनती हैं तो। चलिए आगे देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यक्तिक, तो क्योंकि कुछ चीज़ें आप अपने से नहीं ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता कि खुद के पढ़ने का कोई मतलब है, ठीक है। सेल्फ स्टडी और खुद से खोजना जो है, सर्च करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन होता है वो खुद से ही पढ़ के दूर होता है कहीं ना कहीं। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 20 में हम लोग क्या बात कर रहे थे, सही पे कह रहे हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधित है। 20वें का सही आंसर जो हो जाएगा 115वें तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये आप 121वें में रख लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माफ़ करिएगा मैंने पहला बता दिया था। तो यहाँ पे विधायी हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं 22। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, प्रथम पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1972 में, 1982, 1992 या 2002 में। तो सही आंसर की बात करें जाए 22 के, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। अब दूसरा कब हुआ इसके बारे में, दूसरा तीसरा कब हुआ ये जरूर बताइएगा। अब कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है ना, रियो डी जनेरियो में 13 से 14 जून के बीच 1992 में हुआ था, ठीक है ना। और इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वहीं पे इसका सम्मेलन पहली बार हुआ था। आयोडीन एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में काम आता है? गोइटर, गठिया, ट्रेकोमा और मधुमेह। तो सही आंसर की बात करी जाए 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, गोइटर। गोइटर जो है ये रोग के उपचार के लिए आयोडीन पदार्थ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में किस राज्य की सीमा
उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा से लगती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो राज्य की सीमा है वो किससे लगती है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो 24 के सही आंसर की बात कर ले तो हम 24 का सही आंसर मान लीजिए। अगर हम आपको समझाने की भी कोशिश कर देते हैं, वैसे तो मैंने मैप लिया नहीं, मैप लेने वाली थी मैं, अभी भी भूल गई जल्दी में। तो आप देख लीजिए, आपका पहले हम उत्तरी भारत बना लेते हैं आपका कुछ इस तरह से, हम बस रफली इसको बना लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये नीचे की फिर से बनाते हैं, ये हो गया आपका, और ये ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल दिया है, और तो यहाँ पे आपका यूपी है, यहाँ पे इस तरह से कुछ उत्तराखंड है। तो पश्चिम बंगाल तो बहुत नीचे आ जाता है, जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, तो ये होगा नहीं। आंध्र प्रदेश तो एकदम दक्षिण भारत का राज्य, होगा नहीं। गुजरात आपका यहाँ आके लग जाता है, ये जो आपकी इस तरह से है ये गुजरात हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ बचता है, जहाँ पे थोड़ा सा जो है भाग, बहुत ही कम भाग लगता है। तो छत्तीसगढ़ से वो जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वो साझा करता है छत्तीसगढ़ राज्य। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका होती है मृदा की, समुदाय की, जलवायु की, जैविक घटक की। तो 25 के सही आंसर की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जलवायु जो है निर्णायक भूमिका निभाता है अनुक्रमण में। अनुक्रमण क्या है इसके बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के लिए, जो 21 मिनट होने जा रहे हैं। तो घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी। तो 26 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है घरेलू ईंधन से निकलते हैं, जो हमारे ओजोन परत को छिड़ कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, ये बात पूछ रहा है। आलू, गेहूं, मक्का, गन्ना, मांस, मछली, अंडा, दाल, आम, पपीता, संतरा, केला, पालक, प्याज, अदरक, टमाटर। तो सही आंसर की बात करी जाए तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आलू, गेहूं, मक्का, गन्ना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी तरह से हो जाती है, ठीक है। क्या अब ये बताइए कि आलू में विटामिन सी पाया जाता है? ये आपके लिए, अगर है पाया जाता है तो यस या नो जरूर लिखें। जो है क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? ए, बी, सी, डी। तो 28 के सही आंसर की बात करी जाए, 28 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ना, जो आपने हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। ये बताइए विटामिन बी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विटामिन बी 12 और 11 की वजह से कौन से रोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनकी कमी से। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे वाहित मल उपचार के काम में लाया जाता है? नील हरित शैवाल, कवक, समस्त पौधे, एक कोशिकीय हरित शैवाल। तो 29 के सही ऑप्शन की बात करी जाए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कोशिकीय हरित शैवाल, जब वाहित मल उपचार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थे आपके लगभग 29 क्वेश्चन, इसलिए यहाँ हुए क्योंकि जो 6 नंबर का क्वेश्चन था वो 2 बार हो गया था, इसलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूरे हुए हैं काउंट करने में, लेकिन नंबरिंग में 29 ही हुए हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थोड़ी सी भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपका साथ दे सके, आपके एजुकेशन में अपना कुछ योगदान दे के हम बहुत सफल मानते हैं अपने आप को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।